हेलो एवरीवन। मेरा नाम है ओपी सिंह। आज हमने इसे लास्ट क्लास में देखा था कि जो वास्तुकला शब्द है, मूर्तिकला है, इनका मीनिंग क्या है, इनके बीच डिफरेंस क्या है। और फिर हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ चीज़ें जानी थी, यहाँ से वहाँ की कल्चर कैसी थी, और क्लासिफिकेशन हमने देखा था। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला, मूर्तिकला किस तरह की थी उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट क्लास थी उसका हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। तो इसमें हमने देखा था सबसे पहले क्या है, वास्तुकला शब्द है ये, इसका जो वास्तु शब्द है वो संस्कृत की बस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है घर, आवास या निवास। दूसरा आपका मूर्ति शब्द है वो संस्कृत की मूर्छ धातु से बना है, मतलब संस्कृत की मूर्छ जो वर्ब है उससे भी उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है निश्चित आकार और सीमा की कोई ठोस वस्तु, जिसको हम रूप कह सकते हैं, या फिर दृश्यमान आकृति जिसे हम देख सकते हैं, या फिर प्रतिमा। फिर दूसरा अर्थ भी यहाँ पर लैटिन में जो है, जो वास्तुकला शब्द है, यहाँ आपका आर्किटेक्चर शब्द, इसका इंग्लिश वर्ड क्या है, मीनिंग क्या है, आर्किटेक्चर। और ये आर्किटेक्चर शब्द है ये लैटिन शब्द टेक्टन से भी उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है बिल्डर या फिर निर्माता। वास्तुकला विज्ञान का प्रादुर्भाव आदिकालीन मनुष्यों से माना जाता है। और जो मूर्ति कला है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कल्पचर। ये प्रोटो इंडो यूरोपीय मूल के एक शब्द केल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मोड़ना। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, अब इनके बीच अंतर की हमने बात की थी। फिर तो इनके बीच डिफरेंस क्या है, आकार और विस्तार में प्रयुक्त सामग्री, सिद्धांत, उदाहरण, इस तरह से आप लिख सकते हैं। मेंस में आंसर राइटिंग करनी है तो इस तरह से हमको देखना पड़ेगा। वास्तुकला और मूर्तिकला। वास्तुकला में भवनों के डिजाइन और निर्माण को संदर्भित किया जाता है, जबकि मूर्ति जो होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, वो कला की क्या होती हैं, 3 डायमेंशनल रचनाएं होती हैं, त्रिआयामी रचनाएं होती हैं। सामग्री की बात करें तो इसमें मकान बनाने में आप देखते हैं क्या 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 चीज़ें लगती हैं, वो सारी चीज़ें वास्तुकला का विषय हैं। जबकि मूर्तियाँ क्या होती हैं, एक ही पदार्थ से, एक ही सामग्री से बनाई जाती हैं। सिद्धांत क्या है बनाने का, वास्तुकला में अभियांत्रिकी और गणित का अध्ययन समावेशित होता है। विस्तृत और सटीक मापन की जरूरत होती है इसके लिए। जबकि मूर्तिकला में क्या होता है, रचनात्मकता और कल्पना का समावेश होता है। इसमें बहुत अधिक, मतलब सटीक मापन की आवश्यकता इतनी नहीं होती है। वास्तुकला के एग्जाम्पल की बात करें तो भारत के जितनी भी प्राचीन इमारतें हैं या फिर वर्तमान की इमारतें हैं या फिर बनने वाली हैं, वो सारी वास्तुकला का एग्जाम्पल हो जाएंगी। नटराज, नर्तकी की कांस्य मूर्ति और दुनिया भर की जितनी भी मूर्ति हैं वो सारी क्या हैं, मूर्तिकला का एग्जाम्पल हैं। फिर हमने भारतीय वास्तुकला के विषय में कुछ चीज़ें जानी थी यहाँ से। और यहाँ पर जो हमने देखा था कि दशावतार, वो देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश का ये शुरुआती मंदिर था। ऐसे मध्य प्रदेश का नचना कुठार मंदिर, ये सामान्य संरचना वाले मंदिर थे और ये शुरुआती मंदिर हैं। वास्तुकला का हमने वर्गीकरण देखा, हड़प्पाई, मौर्यकालीन, मौर्योत्तर, गुप्तकालीन और दक्षिण भारतीय कला। मौर्य काल जब समाप्त होता है तो उसके बाद में जब इस साम्राज्य का विघटन होता है तो उत्तर भारत में कुछ छोटे छोटे कण्व और शुंग, ये सारे वंश अस्तित्व में यहाँ पर आते हैं, इनका उदय होता है। और फिर उस कला को क्या कहा गया यहाँ पर, मौर्योत्तर कला। फिर गुप्त काल शुरू होता है तो गुप्तकालीन कला। और फिर दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वहाँ पर भी
कई प्रकार की शैलियाँ विकसित हुई कला की, जिसमें द्रविड़ शैली को हम मानते हैं कि ये प्रमुख शैली है, दक्षिण भारत की शैली है। उत्तर भारत की शैली में नागर की शैली माना जाता है, नागर शैली। उसके बाद में मध्यकालीन भारत में दो महत्वपूर्ण पीरियड रहे हैं, एक आपका दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल काल। और आधुनिक भारत की बात करें हम तो इसमें इंडो गौथिक शैली और नव रोमन शैली, ये दो शैलियाँ नज़र आती हैं। इनका यूज ज़्यादा हुआ है स्थापत्य कला में, और इन पर प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं मेंस में, प्रीलिम्स में भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं। हड़प्पाई कला और वास्तुकला के बारे में हमने थोड़ी चीज़ें जानी थी। यहाँ पर के मूर्तियाँ, मोहरें, मृदवान, आभूषण, ये यहाँ पर इनसे ये सारी चीज़ें मिली हैं, तो इससे पता चलता है कि वहाँ की कला किस तरह की थी। और वहाँ का जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जो स्थल हैं, वहाँ पर शहरी नियोजन किस तरह का था, सड़कें किस तरह से वहाँ व्यवस्थित थीं, मकान और जल निकास प्रणाली किस तरह की थी वहाँ पर, तो इन सब से हमें वहाँ के अभियांत्रिकी कौशल का पता चलता है। फिर कुछ स्थलों के बारे में हमने देखा था, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उनकी पुरातात्विक प्राप्तियाँ। हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी के तट पर है। फिर मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के तट पर है। धौलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात में है, ये सिंधु घाटी का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। राखीगढ़ी, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से माना जाता है। इसको कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी रही होगी। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ से अंडाकार गड्ढे में मानव शव के साथ में कुत्ते को दफनाया गया है। और यहाँ से रोपड़ से जो पंजाब में है, यहाँ से एक तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। और ये आज़ादी के बाद खोजी गई पहली साइट है रोपड़। फिर बालाथल और कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, यहाँ से चूड़ी कारखाना मिला है, ये राजस्थान में स्थल है। ये खिलौने मिले हैं, ऊँट की हड्डियाँ, अलंकृत ईंटें, गढ़ी मतलब दुर्ग के साक्ष्य और निचला नगर जैसे कि हड़प्पा नामक स्थल में था। अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, अर्थात यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। सुरकोटदा गुजरात में है, घोड़ी की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष यहाँ से मिला है, ये हमें याद रखना है चीज़ें। फिर बनवाली हरियाणा में है, यह सूखी हुई जो सरस्वती नदी है उस नदी पर स्थित है। खिलौना हल मिला है यहाँ से, जौ लाजवर्द मुलायम पत्थर होता है एक तरह का, तो ये मिला है। यहाँ से भी अग्निवेदियाँ मिली हैं। अंडाकार आकार की यहाँ से बस्ती मिली है, बस्तियाँ अंडाकार आकार की हैं और उनके केंद्र से गलियाँ जैसे केंद्र से व्रत के केंद्र से उसकी त्रिज्याएँ बाहर की ओर जाती हैं परिधि तक, वैसे ही इसमें केंद्र से अंडाकार बस्ती में केंद्र से क्या है, कल हमने बताया था पहली क्लास में कि यहाँ से इस तरह से गलियाँ जाती हैं, रेडियल है इसकी गलियाँ, जिनको हम अरिये बोलते हैं। फिर आलमगीरपुर है आपका, ये उत्तर प्रदेश में है, यमुना नदी के तट पर है, मेरठ में। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, मतलब यहाँ तक विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में। पूरब की ओर अगर हम देखें, मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। यहाँ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तांबे के औजार मिले हैं। फिर चन्नूदड़ो की बात की, इसको भारत का लंकाशायर कहते हैं। ये बिनागढ़ वाला अकेला सिंध शहर था और ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। दड़ों वाले जितने स्थल हैं वो सारे पाकिस्तान में हैं। मनके बनाने का कारखाना यहाँ से मिला है। चन्नूदड़ो से लिपस्टिक उपयोग के साक्ष्य भी मिले हैं, ये इम्पोर्टेंट है। लिपस्टिक उपयोग के साक्ष्य और मनके बनाने का कारखाना ये कहाँ से मिले हैं, चन्नूदड़ो से। कोट दीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से टार, बैल और माँ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं खुदाई में। सुतका गेंडोर ये स्थल आपका दक्षिणी पाकिस्तान में है, जो कि क्या है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है। यहाँ से मिट्टी की चूड़ियाँ भी मिली हैं। फिर बालू नामक स्थल ये हरियाणा में है। यहाँ से विभिन्न प्रकार के पौधों के अवशेष मिले हैं और लहसुन के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य यहीं से मिले हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लहसुन का प्रयोग करते थे।
फिर दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है और महाराष्ट्र में ये पड़ता है। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ से केरल नोधोरो, गुजरात में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का नमक उत्पादन केंद्र था। सिंधु घाटी सभ्यता में नमक की आपूर्ति यहाँ से होती थी। कोटवाला पाकिस्तान में है, भट्टी के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं यहाँ से। फिर मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू कश्मीर का स्थल मांडा हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल आप देखेंगे कैसा, आकार कैसा, लगभग त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। इतने बड़े विशाल क्षेत्र में ये सभ्यता फैली हुई थी। अभी इस पर रिसर्च जारी है, तो और आगे आने वाले टाइम में और भी इसका विस्तार हो सकता है, नए स्थल खोजे जाएंगे तो हो सकता है इसका विस्तार और बड़े क्षेत्र में और बड़े क्षेत्र तक हो। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला, अब हम लोग यहाँ से आगे की चीज़ें देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष नगर नियोजन की उल्लेखनीय समझ प्रकट करते हैं। यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उनसे यहाँ के नगर नियोजन का पता चलता है और वहाँ के लोगों की नगर नियोजन को लेकर के समझ किस तरह की थी, इस बात की जानकारी मिलती है। यहाँ के नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। आयताकार ग्रिड पैटर्न, जाल जैसी संरचना, सड़कें उत्तर दक्षिण और इस तरह की, ये तो यहाँ पर क्या है, सड़कें जो थीं वो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में जाती थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इस तरह से मतलब 90 डिग्री का एंगल पर काटती हुई क्रॉस करती थीं सड़कें। उत्खनन स्थलों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के भवन मिले हैं। एक तो आवास गृह, अभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना इसको, ये इतिहास का विषय है, आर्ट एंड कल्चर, वहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम केवल आर्ट और कल्चर वहाँ की देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की किस तरह की थी। तो भवन जो मिले हैं वो 3 प्रकार के यहाँ पर मिले हैं। एक तो आवास गृह होते थे जहाँ लोग रहते थे, और एक सार्वजनिक भवन होते थे जिनमें कोई भी व्यक्ति आ जा सकता था, सार्वजनिक थे सभी के लिए। और सार्वजनिक स्नानागार, ऐसे स्नानागार भी थे जैसे कि आज के टाइम में अगर हम देखें तो कोई इमेज, ताजमहल है तो ताजमहल कोई भी जा सकता है घूमने, इसी तरह से ये चीज़ें थीं। या फिर कोई धार्मिक स्थल हम ले लें तो वहाँ कोई भी जा सकता है, तो ये सार्वजनिक हो गई जहाँ पर सभी जा सकें। ऐसे ही स्नानागार भी थे सार्वजनिक जहाँ पर सभी लोग धार्मिक अवसरों पर स्नान किया करते थे। निर्माण के लिए हड़प्पाई लोग मानकीकृत आयामों वाली मिट्टी की पकी ईंटों का उपयोग करते थे। मिट्टी की पकी ईंटों का और फिक्स मापदंड वाली, उनका एक मापन होता था, उसी आकार की ईंटों का ये लोग उपयोग करते थे। मतलब आज हम लोग पकी मिट्टी की ईंटों का उपयोग कर रहे हैं और ये लोग 5000 वर्ष पहले पकी मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल करते थे घर बनाने के लिए। भली भांति पकी हुई ईंटों की कई परतें बिछाई जाती थीं और इसे जिप्सम के गारे का उपयोग करके एक साथ जोड़ा जाता था। जिप्सम का गारा, जिप्सम क्या होता है आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ये 12th क्लास में है। तो जिप्सम क्या करता है, सीमेंट के जमने की दर को बढ़ा देता है। अगर उसमें जिप्सम मिला दो तो उसके सीमेंट के जमने की दर बढ़ जाती है। तो ये जिप्सम के गारे का उपयोग करके उनको क्या करते थे, जोड़ते थे। नगर 2 भागों में विभाजित था। ऊंचे गढ़ जिनको दुर्ग कहा जाता था, जैसे एक हिस्सा ऊंचा था जिसको गढ़ या दुर्ग बोलते थे, और निचला नगर जैसे कि ये हिस्सा। अब इसमें कुछ और लोग इस हिस्से पर, ऊंचे वाले पर रहते थे और निचले हिस्से पर कुछ और लोग रहते थे। पश्चिमी भाग में ऊंचाई पर स्थित गढ़ी का उपयोग विशाल आयामों वाले भवनों जैसे अन्नागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभों वाला हॉल और आंगन आदि के लिए किया जाता था। तो अभी जो ऊंचा वाला हिस्सा था ना, इसमें क्या चीज़ें होती थी, इस हिस्से पर आवास
अन्नागार बनाए जाते थे, बड़े भवन बनाए जाते थे, यहाँ प्रशासनिक भवन बनाए जाते थे, स्तंभों वाला हॉल भी यहाँ पर बनाया गया, आंगन आदि इस तरह की चीज़ें यहाँ होती थी ऊंचे स्थल पर। ये ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचा है, मतलब कहने का है कि ये बाकी इस हिस्से से थोड़ा ऊंचा था, तो इस वजह से इसको गढ़ या दुर्ग नाम दिया गया है। और ये पश्चिम भाग में था। इसके पूर्व में क्या था, निचला हिस्सा था। गढ़ी में स्थित कुछ भवन संभवतः शासकों और अभिजात वर्गों के आवास थे। यहाँ पर जो कहते हैं ना समाज में सामंत वर्ग या अभिजात वर्ग या जो रूलर होते थे शासक, तो वो लोग भी यहाँ रहते थे, उनके भी आवास थे यहाँ पर। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के विपरीत शासकों के लिए मंदिर या महल जैसे बड़े स्मारक नहीं हैं। एक विशेषता यहाँ पर है, जो मेसोपोटामिया और मिस्र की जो सभ्यताएं थी, जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती हैं, इन सभ्यताओं में शासकों के लिए क्या होते थे, मंदिर या महल जैसे स्मारक होते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं है, यहाँ मंदिर या महल जैसे स्मारक नहीं है जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं में शासकों के लिए होते थे। अब यहाँ अन्नागार भी मिले हैं। चूंकि अन्नागार बुद्धिमत्ता के साथ वायु संचार वाहिकाओं सहित ऊंचे चबूतरों के साथ डिजाइन किए गए थे। अन्नागार यहाँ पर बनाए गए हैं और उनमें वायु संचार की व्यवस्था है, मतलब उनको छिद्रित बनाया गया है, उनमें होल रखे गए हैं जिससे कि वहाँ पर वायु उनमें जा सके। इससे अनाज के भंडारण में मदद के साथ ही कीटों से उनकी रक्षा करने में भी सहायता मिलती है। हड़प्पाई नगरों की एक प्रमुख विशेषता सार्वजनिक स्नानागारों का प्रचलन था। सार्वजनिक स्नानागार, धार्मिक अवसरों पर लोग यहाँ पर सामूहिक रूप से यहाँ क्या करते थे, स्नान किया करते थे। इससे उनकी संस्कृति में कर्मकांडीय पवित्रता के महत्व का संकेत मिलता है। इन स्नानागारों के चारों ओर दीर्घाओं और कक्षों का समूह था। अभी जो स्नानागार थे इनके चारों तरफ क्या थी, कमरे बने हुए थे। इनके चारों ओर दीर्घाओं और कक्षों का समूह था। सार्वजनिक स्नानागारों का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मोहनजोदड़ो के उत्खनन अवशेषों में बृहत स्नानागार है। अब इनमें जो सबसे मुख्य उदाहरण है वो है मोहनजोदड़ो का बृहत स्नानागार। इसे आप देख सकते हैं, ये है मोहनजोदड़ो का बृहत स्नानागार। ये इस तरह का है। अब इसमें उतरने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं और इसके इस वाले हिस्से में, और इसी तरह से चारों ओर आप इधर भी देख पा रहे हैं, यहाँ कक्ष बने हुए थे जिनमें शायद लोग एक तरह से चेंजिंग रूम रहे होंगे। ये नगर के निचले भाग में, अभी हमने देखा नगर का जो निचला हिस्सा था उसमें क्या चीज़ें रही होंगी, गढ़ी हमने देखा, फिर उसके पूर्व में स्थित निचला हिस्सा। तो नगर के निचले भाग में एक कक्षीय छोटे भवन पाए गए हैं। एक कक्ष वाले छोटे, मतलब सिंगल कमरे वाले छोटे भवन यहाँ मिले हैं। इनका उपयोग संभवतः श्रमिक वर्ग के लोगों द्वारा आवास के रूप में किया जाता था, मतलब यहाँ पर जो मजदूर लोग होते थे वो रहते थे। कुछ घरों में सीढ़ियाँ भी थीं, जिससे संकेत मिलता है कि संभवतः ये 2 मंजिला भवन थे। निचले भाग की बात हो रही है, नगर के निचले हिस्से में जहाँ श्रमिक लोग रहते थे, तो वहाँ पर कुछ आवास ऐसे भी मिले हैं जिन पर सीढ़ियाँ मिली हैं। तो इससे इस बात का पता चलता है कि संभवतः उस समय जो भवन रहे होंगे वो 2 मंजिला भी रहे होंगे। अधिकांश भवनों में निजी कुएं हैं, स्नान गृह हैं, और ज़्यादातर जो भवन मिले उनमें अपना कुआं है, उनका खुद का कुआं है और स्नान गृह भी है, और वायु संचार की भी उचित व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की, वो क्या थी, जल निकासी व्यवस्था। प्रत्येक घर से निकलने वाली छोटी नालियां मुख्य सड़क के साथ चलने वाली बड़ी नालियों से जुड़ी थीं। नियमित साफ सफाई और रखरखाव के लिए नालियों को शिथिल रूप से ढका गया था। नियमित दूरियों पर मलकुंड, जिनको सिसपिट बोलते हैं, बनाए गए थे। व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार की स्वच्छता पर प्रभावशाली बल दिया गया।
कई स्थानों पर कुओं की उपस्थिति भी देखी गई। देखिए अब यहाँ से आप देखें तो जैसे आज के टाइम में क्या है, घर से नाली निकलती है तो सीधे मुख्य नाली से जुड़ती है, और फिर उसमें जगह जगह पर क्या होते हैं, मल कुंड यानी कि सिस्पिट होते हैं लगे हुए, जिनको जहाँ से उन नालियों की, जो बड़े नाले होते हैं उनकी सफाई होती है। तो कुछ इसी तरह का पैटर्न था उस समय, अब से 5000 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इस तरह से नगर को डिजाइन किया हुआ था। कई विद्वानों का तर्क है कि टिग्रिस, यूफ्रेटस, दजला और फरात नदियों के ये नाम हैं। टिग्रिस, यूफ्रेटस, दजला, फरात घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। ये कई ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने ये कहा है, उनका ये मानना है कि दजला फरात जो नदियां हैं वहाँ पर, इन नदियों के बीच इस सभ्यता को माना जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता इन नदियों के बीच के हिस्से में बसी हुई थी। तो मेसोपोटामियाई जो लोग हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे, मेलुहा। ये कई बार प्रश्न ये पूछा गया, वनडे एग्जाम एसएससी वगैरह में आपके बहुत पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना। मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता की कई मोहरें मिली हैं। मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता की कई मोहरें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि शायद यहाँ से व्यापार होता रहा होगा हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा। हड़प्पाई सभ्यता की मूर्तियाँ, अब यहाँ पर मूर्तियों की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियाँ किस किस तरह की रही थीं। हड़प्पाई मूर्तिकार त्रिआयामी कृतियों से व्यवहार करने में बहुत कुशल थे। यहाँ से अत्यधिक मात्रा में मोहरें, कांस्य मूर्तियाँ और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मोहरें भी मिली हैं यहाँ से, कांस्य की मूर्तियाँ मिली हैं और मृदभांड मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से बड़ी संख्या में मिले हैं। तो सबसे पहले मोहरें। पुरातत्वविदों को सभी उत्खनन स्थलों से अलग अलग आकार व प्रकार की कई मोहरें मिली हैं। जहाँ अधिकतर मोहरें कैसी हैं, अब देखिए यहाँ पर मोहरें कई प्रकार की मिली हैं। ज़्यादातर मोहरें कैसी हैं, वर्गाकार हैं। ऐसी मोहरें जिनकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर। वर्गाकार मोहरें सबसे ज़्यादा मिली हैं। उसके बाद त्रिकोणीय मोहरें भी मिली हैं, आयताकार मोहरें भी मिली हैं और वृत्ताकार मोहरें भी मिली हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो वर्गाकार मोहरों की है। साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से इस तरह की मोहरों के। यद्यपि मोहर बनाने के लिए नदी तल में पाए जाने वाले मुलायम पत्थर स्टेटाइट सेल खड़ी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता था, और इनको बनाने के लिए, मोहरों को बनाने के लिए नदी के तल में मुलायम पत्थर एक पाया जाता है जिसको सेल खड़ी बोलते हैं, इसको स्टेटाइट भी बोलते हैं। तो इसका सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था मोहरों को बनाने के लिए, और सबसे ज़्यादा मोहरें वर्गाकार बनाई जाती थी, फिर त्रिकोणीय, फिर आयताकार और फिर वृत्ताकार। लेकिन अगेट, चर्ट, तांबा, कांचाब को फायंस भी बोलते हैं, और टेराकोटा, पकी मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं, तो इसकी भी मोहरें यहाँ बनाई जाती थी। सोने और हाथी दांत की मोहरों के भी कुछ उदाहरण मिले हैं, मतलब सोने के भी कुछ मोहरें मिली हैं यहाँ से, हाथी दांत की भी मोहरें बनाई जाती थी। अधिकतर मोहरों पर चित्राक्षर लिपि मतलब पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में मुद्रा लेख भी हैं, चित्र बने हुए हैं और वो उनकी लिपि रही होगी, तथा इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में मुद्रा लेख मिले हैं जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं सका है। लिपि अधिकांशतः दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मतलब इस तरह से जैसे कि आज उर्दू भाषा को लिखा जाता है उस तरह से इसको लिखा जाता था। लेकिन द्विदिशात्मक लेखन शैली, अर्थात एक पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं भी पाई गई है। दूसरी तरह से द्विदिशात्मक लेखन शैली भी प्रचलित थी। इस तरह से भी पहले राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट, इस तरह से भी लिखा जाता था। मतलब पहले
इस तरह से यहाँ से लिखना शुरू करो इधर के लिए, और फिर इधर से इधर के लिए लिखना शुरू करो। तो इस तरह का भी था, और केवल बाएं से दाएं की ओर भी लिखा जाता था। इन पर पशुओं की आकृतियां आमतौर पर 5 भी मौजूद हैं जिन्हें सतहों पर उत्कीर्णित किया गया है। पशुओं की मतलब 5, ज़्यादातर जो मोहरें मिली हैं उन पर 5 पशुओं की आकृतियां मिली हैं। इनकी सतहों पर उनको उत्कीर्णित किया गया है। सामान्य कुबड़दार बैल, कुबड़दार बैल और गैंडा, बाघ, हाथी, भैंस, बायसन, बकरी, मोर, मारकोर और साकिन, साथ ही साथ मगरमच्छ आदि पशुओं के रूपांकन मिले हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर जो गाय बैल है, बैल के तो प्रमाण मिले हैं, लेकिन गाय का कहीं चित्र नहीं है बना हुआ किसी भी मोहर पर। यूनिकॉर्न मोहर को यहाँ पर दिखाया गया है। यह है यूनिकॉर्न मोहर। यूनिकॉर्न मोहर क्या है अभी हम लोग इसको भी समझेंगे। तो क्या चीज़ें हैं, किसी भी मोहर पर, हालांकि किसी भी मोहर पर गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सामान्यतः मोहरों पर एक ओर पशु या मानव आकृति और दूसरी ओर मुद्रा लेख हैं। एक तरफ क्या होते थे, मानव या पशु की आकृति होती थी और दूसरी ओर मुद्रा लेख होता था, या फिर दोनों ओर मुद्रा लेख होते थे। साथ ही कुछ मोहरों पर तीसरी ओर भी मुद्रा लेख हैं। मोहरों का मुख्य रूप से व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता था और वे संचार में सहायक होती थी। मतलब एक तो इनका व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए इनका उपयोग किया जाता था, दूसरा संचार में भी वो सहायक होती थी। मतलब पहचान की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। मेसोपोटामिया, और जिससे बातचीत आसान रही होती होगी, मेसोपोटामिया में विभिन्न मोहरों की खोज और लोथल जैसे विभिन्न स्थलों से ये तथ्य पता चलता है कि मोहरों का बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। एक छेद वाली कुछ मोहरें शवों के साथ एक छेद वाली मोहरें मिली हैं। इससे पता चलता है कि संभवतः इनका प्रयोग ताबीज के रूप में किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि फिर इनका यूज ताबीज के रूप में हो सकता है किया जाता हो। तो अगर ये बात माने तो इसका मतलब ये है कि उस समय के लोग भूत पिशाच, ये जो भूत बाधा है, तंत्र मंत्र है, इसमें भी विश्वास करने वाले रहे होंगे। संभवतः इनके धारक द्वारा पहचान के रूप में इनका प्रयोग किया जाता रहा होगा। ये भी चीज़ है कि इनका जो धारक रहा होगा उसकी पहचान के रूप में भी इनका यूज होता रहा होगा उस समय। कुछ मोहरों पर गणितीय आकृतियाँ भी मिली हैं। संभवतः इनका उपयोग शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता होगा। अब कुछ ऐसी मोहरें मिली हैं जिन पर गणितीय आकृतियाँ मिली हैं, तो इससे इस बात का पता चलता है कि ऐसा होगा कि शिक्षा देने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता होगा। स्वस्तिक सदृश डिजाइन वाली मोहरें भी पाई गई हैं। स्वस्तिक का जो चिन्ह होता है, तो स्वस्तिक सदृश डिजाइन वाली भी मोहरें मिली हैं। मुख्य मोहरों में शामिल है आपका पशुपति की मोहर, यूनिकॉर्न मोहर। यूनिकॉर्न, कॉर्न का मतलब सींग, यूनि का मतलब एक, यूनिकॉर्न मतलब एक सींग वाला गैंडा, एक श्रृंगी जानवर, जिस पर एक श्रृंगी जानवर या एक सींग वाला गैंडा बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न मोहर। पशुपति की मोहर और यूनिकॉर्न मोहर ये ज़्यादा फेमस हैं। पशुपति वाली मोहर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पशुपति की मोहर। अब इस मोहर को आप ध्यान से देखिए, पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर आप इस मोहर को देखें कि किस तरह की ये है। पशुपति वाली मोहर मोहनजोदड़ो से ये मिली है। सबसे पहली बात, मोहनजोदड़ो से मिली स्टेटाइट सेल खड़ी की मोहर
में पालथी मारकर बैठे मानव आकृति या देवता को दर्शाया गया है। पशुपति के रूप में संदर्भित इस आकृति के 3 सींगों वाला मुकुट पहना है और चारों ओर पशुओं से घिरी है। आकृति के बाईं ओर हाथी और बाघ हैं, जबकि दाईं ओर गैंडा और भैंस दिखाई देते हैं। आकृति के आसन के नीचे 2 हिरण दर्शाए गए हैं। तो ये मानव आकृति या कैसी है? सबसे पहले तो इसने 3 सींग वाला मुकुट पहना हुआ है और ये पलथी मारकर, आप देख सकते हैं कि पलथी मारकर बैठे हुए क्या है, ये आकृति बनी हुई है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो चीजें आपको दिखाई देंगी। नीचे आप देखेंगे, नीचे की साइड में क्या है, नीचे की साइड में ये 2 हिरण है यहाँ पर, और फिर यहाँ आप देखेंगे तो ये हाथी, और ये आप इस साइड में देखेंगे एक ये जानवर है यहाँ पर, हाथी बाघ, इस तरह से ये है साइड में। इनको आप अगर क्लियर देख पाए तो बाईं ओर क्या है, हाथी और बाघ है। बाईं ओर हाथी और बाघ, 2 इधर ये जानवर हैं, 2 इधर हैं और नीचे 2 हैं, और ये पलथी मारकर बैठे हुए व्यक्ति। तो इनको माना जाता है कि पशुपति जो हैं वो उस समय शिव जी को शायद पशुपति के रूप में ये लोग पूजा करते हों, इनकी पशुओं के देवता के रूप में ऐसा माना जाता है। फिर उसके बाद में आती हैं कांस्य मूर्तियाँ। हड़प्पा सभ्यता व्यापक पैमाने पर कांसे की ढलाई की प्रथा की साक्षी थी। कांसे की मूर्तियों को लुप्त मोम तकनीक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक या श्रीव पर्ड्यू का उपयोग करके बनाया जाता था। ये तकनीक है, इसी का नाम है। इस तकनीक में मोम की मूर्तियों पर पहले गीली मिट्टी का लेपन किया जाता था, और इसमें देखिए क्या होता था, पहले मोम जो होता था उसको, उसकी मूर्ति बनाई जाती थी, और फिर उस पर गीली मिट्टी से उसको पूरी तरह से लेप दिया, फिर उसको सुखा लिया और उसमें थोड़ा सा एक सुराख कर दिया, एक छेद कर दिया उसमें, और फिर उसको आग में तपाया, और तपाने से उसका जो मोम है वो पिघला के उस छेद से निकाल लिया, और जो पिघली हुई धातु थी, कांसा जो था पिघला हुआ, उसको उसमें उसी छेद से भर दिया पूरा, और फिर ठंडा करने के बाद उसको मिट्टी को तोड़ दिया ऊपर से, और फिर एक मूर्ति मिल जाती थी। तो ये है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसका इस्तेमाल करके आज भी क्या है, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इसके बाद मिट्टी से लेपित मूर्तियों को गर्म किया जाता था, जिसके अंदर मोम पिघल जाती थी। फिर एक छोटे छेद के माध्यम से मोम को बाहर निकाल दिया जाता था, और खोखले सांचे के अंदर पिघली हुई धातु डाली जाती थी। धातु के ठंडा हो जाने और जम जाने के बाद मिट्टी का लेप हटा दिया जाता था, और जैसे ही मोम की आकृति होती थी उसी आकार की धातु की आकृति तैयार हो जाती थी। आज भी इसी तकनीक का देश के कई भागों में प्रचलन है। मोहनजोदड़ो की कांसे की नर्तकी की लड़की की मूर्ति मिली है। कालीबंगा का कांसे का बैल मिला है। ये है वह मूर्ति मोहनजोदड़ो से जो मिली है। नर्तकी लड़की की मूर्ति विश्व की सबसे पुराने कांसे की मूर्ति है। ये मोहनजोदड़ो में मिली 4 इंच की इस मूर्ति में केवल आभूषण पहने हुए एक नग्न महिला को दर्शाया गया है। 4 इंच इसकी हाइट कितनी है, 4 इंच, केवल 4 इंच की मूर्ति है। इसके बाएं हाथ में चूड़ियाँ और दाहिने हाथ पर कंगन और ताबीज पहने हुए हैं। बाएं हाथ में आप चूड़ियाँ देखें ऊपर तक, और दाहिने हाथ में ताबीज और ये कंगन पहने हुए हैं। ये कूले पर हाथ, ये अपने कूले पर दाहिने हाथ रखे हुए त्रिभंग नृत्य मुद्रा में खड़ी है। इस मूर्ति की खोज ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने 1926 में की थी। इस मूर्ति की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट मैके ने 1926 में, जो एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे। अब यहाँ पर टेराकोटा पकी हुई मिट्टी समझते हैं। टेराकोटा से भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। टेराकोटा मूर्तियाँ बनाने के लिए पकी हुई मिट्टी का उपयोग किया जाता है।
कांसे की मूर्तियों की तुलना में टेराकोटा की मूर्तियाँ कम संख्या में मिली हैं। कांसे की मूर्तियाँ ज़्यादा बनाई गई हैं और आकार एवं रूप में अपरिष्कृत हैं। अपरिष्कृत मतलब इनके आकार निश्चित नहीं है और इनका रूप है वो क्या है, उनमें हम कहें कि एक तरह से स्पेसिफिकेशन कम है उनमें, ज़्यादा वैसी नहीं, जैसे कि एकदम स्पष्ट आंखें दिख रही हों बढ़िया से, चेहरा साफ दिख रहा हो, इस तरह की चीज़ें नहीं, थोड़ा डल बनाया गया इनको। इन्हें पिचिंग मेथड का उपयोग करके बनाया जाता था और ये अधिकांशतः गुजरात और कालीबंगा के स्थलों में मिली हैं। गुजरात से और कालीबंगा से मिली हैं मोस्टली टेराकोटा की मूर्तियाँ। मातृ देवी की मूर्ति है वो टेराकोटा की ही है। सींग वाले देवता का मुखौटा, खिलौने आदि बहुत सारी चीज़ें टेराकोटा की मिली हैं। अब इसे आप देख सकते हैं मातृ देवी की मूर्ति। ये जो मूर्ति है ये देखिए आप, ये कम स्पष्ट है। आज की जैसी मूर्तियाँ होती हैं आँख नाक कान सब एकदम क्लियर दिखते हैं, लेकिन इसमें उतने स्पष्ट नहीं है। मातृ देवी मदर गॉडेस की मूर्तियाँ अनेक सिंधु स्थलों से मिली हैं, जिससे इनके महत्व का पता चलता है। यह उन्नत वक्ष स्थल पर लटके हुए कंठहार से सुसज्जित एक खड़ी महिला की मूर्ति है। ये धोती, गले में कंठहार पहना हुआ है इन्होंने। ये धोती या कटी वस्त्र और करधनी पहने हुए हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये इसे पंखाकार मुकुट भी धारण किया या पहना हुआ है। ये पंखाकार मुकुट भी इसने धारण किया हुआ है। चेहरे के रूपांकनों को भी बहुत अनगढ़ ढंग से दिखाया गया है। चेहरे के रूपांकन स्पष्ट नहीं है तथा इसमें कुशलता का अभाव है। संभवतः इसकी पूजा समृद्धि के लिए की जाती थी। वह उर्वरता की भी देवी रही होंगी। ऐसा माना जाता है कि ये इनकी पूजा समृद्धि के लिए की जाती रही होगी। ये उर्वरता की देवी भी रही होंगी हड़प्पा वासियों के लिए। उसके बाद यहाँ पर दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, बियर्डेड प्रीस्ट। तो यहाँ पर क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सेल खड़ी की मूर्ति। इसकी अर्ध प्रतिमा शरीर का ऊपरी हिस्सा मतलब आधा हिस्सा है। ये तिब्बतिया ट्रेफॉइल पैटर्न वाली शॉल में लिपटे एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति है, जिसकी आंखें लंबी हैं और आधी बंद हैं, जैसे कि वह ध्यान मुद्रा में हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आंखें आधी बंद हैं और लंबी हैं। और तिब्बतिया शाल ये ओढ़े हुआ है। मतलब तिब्बतिया मतलब इस पर जो डिजाइन आप देख रहे हैं ना वो किस तरह की है, 3 पत्ती वाली इस तरह की, तो इसलिए इसको तिब्बतिया शॉल बोला गया है। इस मूर्ति के दाहिने हाथ पर एक बाजूबंद और सिर पर सादी बुनी हुई पट्टिका है। सिर पर सादी बुनी हुई पट्टिका भी मिली है और दाहिने हाथ पर एक बाजूबंद भी है। इसको आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दाहिने हाथ पर एक बाजूबंद भी है। ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी योगी की मूर्ति रही होगी। कहाँ से मिला है ये, मोहनजोदड़ो से मिला, सेल खड़ी का बना हुआ है। फिर लाल बलुआ पत्थर का ये पुरुष धड़ मिला है। पुरुष धड़ या शरीर की मूर्ति जो हड़प्पा सभ्यता से मतलब हड़प्पा नामक स्थल से मिली है। इस धड़ की दिशा आगे की ओर है, थोड़ा सा आगे की ओर ये झुका हुआ है। इसके कंधे अच्छी तरह से पके हुए हैं और पेट निकला हुआ है। संभवतः सिर और भुजाओं को जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में सॉकेट छिद्र हैं। गर्दन में और कंधों पर इस तरह से बना हुआ है कि इसमें हाथ अलग से जोड़े जाते होंगे और सिर भी अलग से जोड़ा जाता होगा। तो इनमें सॉकेट छिद्र भी हैं बने हुए। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ देखिए, मोहरें हो गई और मूर्तियाँ हो गई आपकी टेराकोटा की, कांस्य मूर्तियाँ, फिर टेराकोटा की मूर्तियाँ। अब उसके बाद में मृदभांड, मिट्टी के बर्तन। उत्खनन स्थलों से
मिले मृदभांडों को मोटे तौर पर दो प्रकारों से वर्गीकृत किया जा सकता है। दो प्रकार के मृदभांड मिले हैं, एक तो सादे मृदभांड है और एक चित्रित मृदभांड है जिन पर कुछ चित्रकारी की गई है। चित्रित मृदभांडों को काले व लाल मृदभांडों के रूप में भी जाना जाता है। काले लाल क्योंकि एक रंग से इनको पूरा पेंट किया गया और फिर उस पर डिजाइनें बनाई गई। आज भी हम देखें लाल मटके पर काले रंग से डिजाइनें बनाई जाती हैं, कुम्हार बनाता है, क्योंकि इसमें पृष्ठभूमि को रंगने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता था और चमकदार काले रंग का प्रयोग लाल पृष्ठभूमि पर डिजाइन और आकृतियां बनाने के लिए किया जाता था। आज भी इस तरह के बर्तन बनाए जाते हैं। वृक्ष, पक्षी, पशुओं की आकृतियां और ज्यामितीय प्रतिरूप चित्रों के आवर्ती विषय थे। वृक्ष हो गए, पशु पक्षी हो गए और ज्यामितीय रचनाएं हो गई, तो इस तरह के चित्र इन पर बनाए जाते थे। पाए गए अधिकांश मृदभांडों में से चाक पर बनाए गए मृदभांड अति उत्तम हैं। बहुत सारे मृदभांड मिले हैं लेकिन जो चाक से बनाए गए हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। इसके साथ ही कुछ हाथ से भी बने थे। रंग बिरंगे मृदभांडों के भी कुछ उदाहरण मिले हैं, हालांकि ये बहुत ही दुर्लभ हैं। अब इन दो प्रकार, एक तो सादा मृदभांड और एक काले व लाल मृदभांड के अलावा भी रंग बिरंगे मृदभांड भी मिले हैं, लेकिन ये बहुत ही कम। मृदभांडों का उपयोग संभवतः तीन मुख्य उद्देश्यों से किया जाता था। तीन मुख्य उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग होता था। क्या क्या? सबसे पहला है इसमें, एक तो अनाज और पानी के भंडारण के लिए, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता रहा होगा इनका। दूसरा है छोटे पात्र जो होते थे, आकार में आधे इंच से भी कम होते थे ये, इनका उपयोग किस लिए किया जाता होगा? तो सजावटी प्रयोजनों के लिए। और तीसरा, तल में बड़े छेद और बगल में छोटे छेदों वाले, जो तली है उसमें बड़े छेद हैं और साइड में छोटे छेद हैं, ऐसे छिद्रित मृदभांड जो होते थे, इनका उपयोग संभवतः शराब उलटने के लिए किया जाता होगा। शराब बनाने के लिए इनका उपयोग शायद किया जाता होगा उस समय। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर लाल और काले मृदभांड, ये लाल और काला मृदभांड है। फिर ये छिद्रित मृदभांड है, इसमें आप देखिए यहाँ पर बड़े होल हैं और यहाँ पर ये साइड से छोटे छोटे होल बनाए गए हैं, जिसका यूज शराब को उड़ेलने के लिए किया जाता रहा होगा। अब इसके बाद में आभूषण भी हैं, क्योंकि आभूषण भी पहनते थे हड़प्पाई लोग। आभूषण की बात करें तो हड़प्पाई लोग आभूषण बनाने, यहाँ स्त्री पुरुष दोनों ही लोग आभूषण पहनते थे। तो आभूषण बनाने के लिए मूल्यवान धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डियों और यहाँ तक कि पकी हुई मिट्टी जैसी विविधतापूर्ण सामग्री का उपयोग करते थे। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आभूषण बनाने के लिए धातुओं का, जो मूल्यवान धातुएं सोना चांदी, इनका इस्तेमाल होता था और रत्नों का भी इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पर आभूषण बनाने के लिए। पुरुष और महिलाएं दोनों कंठहार, मतलब गले में जो हार पहना जाता है वो दोनों ही पहनते थे, पुरुष और महिलाएं। पट्टिका, बाजूबंद और अंगूठियों जैसे आभूषण दोनों लोग पहनते थे, लेकिन करधनी, झुमके और पायल ये केवल महिलाएं पहनती थीं, ये आज भी पहनती हैं। कार्नेनियन, नीलम, क्वार्टज, स्टेटाइट, जिसको हमने सेल खड़ी अभी पढ़ा है, आदि से बने हुए मनके भी काफ़ी लोकप्रिय थे। अब इनसे मनके बनाए जाते थे जिनकी माला वगैरह हार बना करके इनको पहनते थे लोग, और बड़े पैमाने पर इनका निर्माण किया जाता था। मनके के कारखाने वगैरह भी मिले हैं कई स्थलों से। यह बात चन्नूदड़ों व लोथल में मिले कारखानों से स्पष्ट है। चन्नूदड़ों और लोथल में कारखाने मिले हैं इनके मनके बनाने के, कि व्यापक पैमाने पर इनका निर्माण होता था। कपड़ों के लिए हड़प्पाई लोग कपास और ऊन का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? कपड़े बनाने के लिए कपास का और ऊन का उपयोग करते थे। ये इन्हें अमीरों और गरीबों द्वारा समान रूप से काता जाता था कपास और ऊन के लिए। साथ ही बाल और दाढ़ी की विभिन्न शैलियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के लोग फैशन के प्रति भी सजग थे।
आज जैसे तरह तरह के बाल और तरह तरह की दाढ़ियाँ मतलब कटिंग कराते हैं लोग, दाढ़ियाँ बनवाते हैं, तरह तरह की फैशन करते हैं बालों को लेकर के, तो अब से 5000 वर्ष पहले भी हड़प्पा सभ्यता के लोग बाल और दाढ़ी की विभिन्न शैलियों का उपयोग करते थे अपने बाल कटवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो इतनी चीज़ें हैं आप के लिए क्या है हड़प्पा सभ्यता में। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित, ये यहाँ सड़कें वगैरह थीं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और यहाँ पर 3 प्रकार के भवन मिले हैं, आवास गृह, सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक स्नानागार। ये लोग मानकीकृत आयामों वाली मिट्टी की पकी ईंटों का उपयोग करते थे, जिप्सम के गारे का उपयोग करके उनको जोड़ा जाता था। नगर के 2 भाग मिले हैं, गढ़ जो पश्चिमी भाग था या दुर्ग, और निचला नगर। पश्चिमी भाग में क्या होता था, अन्नागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभ वाला हॉल, आंगन आदि होते थे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ शासक और अभिजात वर्ग जो थे उन लोगों के भी आवास होते थे। अन्नागार जो हैं वो इस तरह से बनाए गए थे कि उनमें वायु संचार वाहिकाएं भी बनाई गई थी, जिससे कि अनाज उनमें सेफ रहे, कीटों से उनकी रक्षा हो। सार्वजनिक स्नानागार यहाँ की मुख्य विशेषता थी हड़प्पाई नगरों की। इससे उनकी कर्मकांडी संस्कृति के महत्व का पता चलता है। और जो स्नानागार है उसके चारों तरफ क्या है, दीर्घाएं हैं और कक्षों का समूह है। साथ ही साथ जो मोहनजोदड़ो का बृहत स्नानागार है, इसके चारों ओर क्या है, कक्ष मिले हैं, और इस स्नानागार में अंदर जाने के लिए क्या है, सीढ़ियां भी थीं उस समय। ये इसी तरह का खुदाई में मिला है, बिल्कुल जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। फिर निचला जो भाग था नगर का, इसमें क्या है, श्रमिक लोग रहते थे। यहाँ पर इनके जो घर थे वो एक कक्षीय थे, सिंगल रूम वाले थे, कहीं कहीं 2 मंजिला भवन भी थे इनके। और अधिकांश जो भवन थे उनमें स्नान गृह, बाथरूम और कुएं अपने अपने होते थे हर घर में। और वायु संचार की भी यहाँ पर व्यवस्था थी। उन्नत जल निकासी व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। नालियाँ यहाँ पर ऐसी थीं जैसे कि आज हैं, घर से निकली नालियाँ फिर मुख्य गली की नालियों से, मुख्य सड़क की नालियों से जुड़ी होती थीं, और जगह जगह उनमें होल बने होते थे, मलकुंड, जहाँ से उनकी सफाई होती थी। मेसोपोटामियाई जो लोग थे, मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वो दजला और फरात नदियों के बीच स्थित सभ्यता थी। और मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता की कई मोहरें भी मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियों की बात करें तो इसमें सबसे पहले मोहरें हैं। मोहरें सबसे ज़्यादा वर्गाकार बनाई गई हैं संख्या में, फिर त्रिकोणीय, आयताकार और वृत्ताकार भी मिली हैं। मोहरें बनाने के लिए मुलायम पत्थर, स्टेटाइट जिसको सेल खड़ी बोलते हैं, और अगेट, चट, तांबा, कांचाब या फायंस और टेराकोटा मतलब पकी मिट्टी की भी मोहरें बनाई जाती थी। साथ ही साथ सोने और हाथी दांत की भी मोहरें यहाँ से मिली हैं। इन पर चित्राक्षर लिपि है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ जो लेखन कला है वो किस तरह की थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी, या फिर ऐसा भी होता था कि द्विदिशात्मक लेखन शैली भी यहाँ पर प्रचलित थी। एक पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी में पंक्ति में बाएं से दाएं लिखा जाता था। यहाँ की मोहरों पर पशुओं की आकृतियाँ होती थी, मुख्य रूप से 5 पशुओं की आकृतियाँ इनमें इनकी सतह पर उत्कीर्णित की जाती थी। इनमें कौन कौन से पशु थे, कुबड़दार बैल, गैंडा, बाघ, हाथी, भैंस, बायसन, बकरी, बायसन जो पहाड़ों पर पाई जाती है, मारकोर, साकिन, मगरमच्छ आदि इन पशुओं के रूपांकन मिलते हैं। यूनिकॉर्न का मतलब है एक सींग वाले पशु की आकृति होती थी, जिसको मुख्य रूप से गैंडा हम कहते हैं कि गैंडे की आकृति मिलती है। लेकिन गाय का साक्ष्य नहीं मिला है किसी भी मोहर पर।
तो इनमें मोहरों पर क्या होता था, एक और पशु या मानव की आकृति होती थी और दूसरी ओर मुद्रा लेख, या फिर दोनों ओर मुद्रा लेख होते थे। कुछ मोहरें ऐसी मिली हैं कि तीसरी ओर भी मुद्रा लेख होते थे, मतलब तीनों तरफ मुद्रा लेख। मोहरों का मुख्य रूप से उपयोग क्या होता था, मुख्य रूप से व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए इनका उपयोग किया जाता था। लोगों के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इनका उपयोग होता था। संचार व्यवस्था में ये सहायक होती थी। और इनके जो इनको गले में लोग पहनते थे, शवों के साथ ही पाई गई हैं, उनको छेद करके वो लोगों ने गले में पहन रखी हैं। तो इससे पता चलता है कि ये लोग उसको ताबीज की तरह पहनते होंगे। तो इससे पता चलता है कि भूत प्रेत में भी ये विश्वास रखते होंगे, तंत्र मंत्र में भी ये विश्वास रखते होंगे। और साथ ही साथ इनकी इन मोहरों से ये भी पता चलता है कि ये पहचान के लिए आइडेंटिटी कार्ड के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। और ये भी अनुमान है, कुछ मोहरों पर गणितीय आकृतियां मिली हैं, जिससे ये भी अनुमान लगाया गया है कि शायद ये शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता होगा। पशुपति की मोहर, यूनिकॉर्न की मोहर, ये प्रमुख मोहरें हैं। पशुपति की मोहर है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर कांस्य मूर्तियों को लुप्त मोम तकनीक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा बनाया गया है, जिसमें मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की नर्तकी की लड़की और कालीबंगा का कांसे का बैल, ये प्रमुख हैं। ये 4 इंच की मूर्ति है कांसे की, अभी हमने देखा। अब यहाँ से एक चीज और है, यहाँ पर भी कंगन और ताबीज पहने हुए है ये दाहिने हाथ में। तो इससे भी पता चलता है कि ये लोग कहीं ना कहीं भूत बाधा में विश्वास करते थे। फिर टेराकोटा की मूर्तियाँ, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं, उससे मूर्तियाँ बनाई जाती थी। पिचिंग मेथड से बनाई जाती थी। ये गुजरात और कालीबंगा के अनेक स्थलों से ये मिली हैं। मातृ देवी की मूर्ति, सींग वाले देवता का मुखौटा, खिलौने आदि, ये इसका एग्जाम्पल है। मातृ देवी की मूर्ति है, ये उस समय समृद्धि की देवी के रूप में पूजी जाती रही होंगी। उर्वरता की देवी भी ये रही होंगी। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, जो सेल खड़ी से बनी हुई है, जिसकी आंखें कैसी हैं, लंबी हैं और आधी बंद हैं, जिससे लगता है कि जैसे कि वो ध्यान मुद्रा में हो। और साथ ही साथ ये तिपतिया शॉल को ओढ़े हुए है, इसके दाहिने हाथ में एक बाजूबंद भी है, जैसे कि ये एक योगी पुरुष रहा होगा। फिर लाल बलुआ पत्थर का एक हड़प्पा से एक क्या है, पुरुष धड़ भी मिला है। फिर मृदभांड हमने देखे। मृदभांड 2 प्रकार के यहाँ से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। एक तो सादा मृदभांड है और दूसरे चित्रित मृदभांड है। सादा मृदभांड केवल लाल रंग से पेंट किए हुए होते थे, और जो चित्रित मृदभांड है उनको काले और लाल मृदभांडों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन मृदभांडों पर क्या होता था, लाल रंग से पहले उनको कलर किया जाता, फिर काले रंग से उन पर डिजाइन बनाई जाती थी, जिसमें ज्यामितीय आकृतियाँ भी बनाई जाती थी उनके पृष्ठ पर, और वृक्ष, पशु पक्षियों की आकृतियाँ भी उन पर बनाई जाती थी। चाक पर बनाए गए मृदभांड भी मिले हैं, जो कि ज़्यादा उत्तम थे, मतलब ज़्यादा सुडौल थे वो। इसके साथ ही कुछ रंग बिरंगे मृदभांड भी मिले हैं, लेकिन ये बहुत ही कम, दुर्लभ है इनकी संख्या। तो इस वजह से इस तरह के भी फिलहाल मिले हैं, कलरफुल। और इनका उपयोग 3 मुख्य उद्देश्यों से इनको बनाया जाता रहा होगा। एक तो घरेलू प्रयोजन के लिए, जिनमें अनाज और पानी वगैरह का भंडारण किया जाता होगा, या अन्य पदार्थों का। दूसरा, जो आधे इंच से भी कम आकार के हैं, उनका सजावटी प्रयोजनों के लिए इनका यूज होता होगा। और फिर तीसरे हैं छिद्रित मृदभांड, जिनके तल में बड़े छेद हैं और साइडों में छोटे छोटे छिद्र हैं, जिनका उपयोग माना जाता है कि संभवतः शराब उलटने के लिए किया जाता था। तो यहाँ देख सकते हैं आप, एक छिद्रित मृदभांड और एक आपका
लाल और काले मृदुभान का उदाहरण दे रखा है। फिर आभूषण की बात करें, आभूषण को हमने अभी देखा कि स्त्रियां पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। और आभूषण क्या है, मूल्यवान धातुओं और रत्नों से बनाए जाते थे, हड्डियों से भी बनाए जाते थे आभूषण। इनमें कंठाहार, पट्टिका, बाजूबंद और अंगूठियां ये पुरुष स्त्री दोनों पहनते थे, लेकिन करदनी, झुमके और पायल ये केवल महिलाएं ही पहनती थीं। कार्नेलियन, नीलम, क्वार्टज और स्टेटाइट आदि से बने हुए मनके भी काफ़ी लोकप्रिय थे। बड़े पैमाने पर इनका निर्माण होता था। चन्मुदड़ो और लोथल में मिले कारखानों से ये बात स्पष्ट होती है। यहाँ मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। कपड़ों के लिए हड़प्पाई लोग कपास और ऊन का उपयोग करते थे। इन्हें अमीरों और गरीबों दोनों के द्वारा, अमीर और गरीब दोनों लोग समान रूप से इनकी कताई करते थे। साथ ही बाल और दाढ़ी बनाने की अलग अलग शैलियाँ भी प्रचलित थी यहाँ पर। तो फैशन के प्रति भी लोग सजग थे, जैसे कि आज हैं। अब इसके बाद में यहाँ से मौर्य कला और स्थापत्य कला, यहाँ से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में मौर्य कला और स्थापत्य कला, ये किस तरह की कला थी और यहाँ पर क्या क्या शैलियाँ मिलती हैं। ये अपने आप में एक एक लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसे कि हमने हड़प्पा सभ्यता का एक पढ़ा, तो इस पर एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, तो उसको हम आंसर राइटिंग के लिए क्या है यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको इस नज़रिए से देखना है, लेकिन उसमें जो फैक्ट हैं उनको हमें ध्यान रखना है कि ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी के लिए।